आज फिर गड़बड़ है क्या? इसको सही करना पड़ेगा। ये रोज गड़बड़ होता है क्या? ठीक है ना? ठीक है। आज पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? जो डिस्कशन पेंडिंग है उसको निपटाते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है? एक तो रेस थी ना, रेस नंबर 8, रेस निकाल लेना। रेस नंबर 8, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कैलकाटा, सी। सेकंड का आंसर सी, आंसर लिख लेना। कुछ अभी सॉफ्ट कॉपी खोल रहे हो क्या? जल्दी खोलो भाई। यहाँ मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? यहाँ से मिल गया है ना? मोबाइल में रेस देखने की आदत हो गई है। कोई नहीं, जहां हो रेस ओपन कर लो। अगर यहाँ से प्रिंट मिल गया हो तो यहाँ पे प्रिंट रखा करो, ठीक है? बाकी आज के लिए सब फ्री है। प्रिंट है तो प्रिंट, नहीं है तो मोबाइल में ओपन कर लो, सामने होना चाहिए। ओपन हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, कैलकाटा। सेकंड का आंसर सी। थर्ड का आंसर है बॉम्बे, दिल्ली। थर्ड का आंसर बॉम्बे, दिल्ली। फोर्थ का आंसर है कैलकाटा। 5 का आंसर दिल्ली, 5 का दिल्ली। 6 का आंसर है आगरा, आगरा। 7th ए का आंसर ई, बी का आंसर आर एस, बी का आंसर आर एस। सी का आंसर है एस और डी का आंसर क्यू एस, डी का आंसर क्यू एस। क्वेश्चन सी का आंसर है बेटा एस, सी का एस है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बॉम्बे। 9th का बॉम्बे और 10th का कैलकाटा, सी। 10th का सी। क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट है? 2 में डाउट है? 2 कौन सा? ऑब्जेक्ट वाला है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? एक ऑब्जेक्ट है, इसके 2 एंड हैं। ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके 2 एंड दे रखा है, ए और बी। ए और बी 2 इसके एंड हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखा है यू है। अगर डायग्राम बनाओ ना, यहाँ पे दे रखा है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के 2 एंड हैं, ठीक ना? आगे वाला ए है या बी है? बी। आगे वाला पॉइंट बी है और पीछे वाला दे रखा ए है। पूरे ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है। सिंगल वायर या रॉड कुछ भी मान सकते हो। तो ए की स्पीड भी यू है और बी की स्पीड भी यू है। ये तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई। जो इमेज बना क्वेश्चन में दे रखा है कि मिरर से इस वायर या रॉड के अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग होगी। अलग अलग की डिस्टेंस अलग अलग है तो अलग अलग पॉइंट का मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला होता है ना, वो होता है -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये u की वैल्यू इन दोनों के लिए अलग अलग होगी, सभी पॉइंट के लिए डिफरेंट होगी, तो मैग्निफिकेशन डिफरेंट होगा, तो इमेज की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। लेकिन दे रखा है कि जो पॉइंट ए और बी हैं, दोनों का जो इमेज बनता है, दोनों की स्पीड 4u है, दोनों की 4u है।
तो अगर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो ना, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, अभी प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस को हटा दो। इमेज की स्पीड दे रखा है 4u इक्वल टू एम स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की स्पीड है u। यहां से सॉल्व किया तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एम की वैल्यू आएगी +-2। दोनों का एम ना तो पॉजिटिव होगा, ना तो दोनों का एम एक साथ नेगेटिव होगा, किसी एक का प्लस होगा, किसी एक का माइनस होगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। डिफरेंट होने का रीजन तुम समझते हो, m इक्वल टू होता है f/f-u। पॉइंट ए और बी दोनों के लिए मेजर सेम है तो फोकल लेंथ सेम होगी, लेकिन दोनों पॉइंट के लिए u डिफरेंट है, m का डिफरेंट होना जरूरी है। तो इस वजह से एक का m अगर +2 लोगे ना तो दूसरे का -2 होगा। मैग्नीट्यूड भले सेम हो, साइन का अपोजिट होना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन को अपोजिट होना पड़ेगा ताकि m डिफरेंट आ सके। अब इसमें से क्या होगा, किसी एक पॉइंट का m पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले का m नेगेटिव होगा। जिसका m पॉजिटिव होगा उसका इमेज इरेक्ट बनेगा, जिसका m नेगेटिव होगा उसका इमेज इन्वर्टेड होगा। अब इसके बेसिस पे हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ए और बी हैं, दो पॉइंट हैं। कॉन्केव मिरर के लिए तुमने पढ़ा होगा, अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ पे पोल ले लिया, यहाँ पे फोकस ले लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तब इसका इमेज बनता है पीछे और ये इमेज इरेक्ट होता है। यानी इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को पोल और फोकस के बीच में होना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है वो आगे वाला ही पॉइंट होगा जो सबसे आगे होगा। सबसे आगे पॉइंट बी है तो कंफर्म है इस ऑब्जेक्ट का जो बी पॉइंट है ना वो फोकस और पोल के बीच में होगा, तभी इसका मैग्निफिकेशन +2 आएगा। लार्ज भी होता है, इरेक्ट भी होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो बी है वो फोकस और पोल के बीच में होगा कहीं ना कहीं। दूसरा वाला जो पॉइंट ए है इसके लिए मैग्निफिकेशन -2 होगा। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, 2 का मतलब इनलार्ज। इसका मतलब जो पॉइंट बी है ना, कंफर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही कहीं ना कहीं पॉइंट ए होगा, तभी इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में आएगा, इनलार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस सवाल में क्या दे रखा है कि जो इस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है ना, इसकी पोल से डिस्टेंस l के बराबर है। वायर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मिड पॉइंट की डिस्टेंस पोल से l डिस्टेंस पे है। ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता, इस लेंथ को x मान लो। ऑब्वियस सी बात है अगर ये मिड पॉइंट है तो ये x है तो बची हुई लेंथ भी क्या होगी, x होगी, तभी ये मिड पॉइंट आएगा ऑब्जेक्ट का। पॉइंट बी के लिए ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस लिखोगे ना तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ l है, ये x है तो बची हुई लेंथ होगी l - x। तो पॉइंट बी के लिए अगर मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करो, मैग्निफिकेशन फॉर पॉइंट बी फार्मूला होता है f/f-u। m की वैल्यू बी के लिए हमें पता है +2 है, तो m को रखा +2, f अननोन है ऐसे छोड़ दिया, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अननोन को ऐसे ही छोड़ दिया। नीचे आएगा f माइनस, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मालूम है l - x है, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ये बात तो समझ में आती होगी। तो ये हमें पता है तो ये नेगेटिव होगा तो -l - x होगा। यहां से जब सॉल्व करोगे ना तो पहला इक्वेशन आ जाएगा f अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया तो f प्लस l - x। सेम काम करेंगे पॉइंट ए के लिए। पॉइंट ए के लिए ये लेंथ l है, ये डिस्टेंस x है, तो मिरर से जो ये वाली डिस्टेंस होगी ना ये हो जाएगी l प्लस x। तो पॉइंट ए का जब मैग्निफिकेशन लिखोगे ना, मैग्निफिकेशन ऑफ पॉइंट ए ये -2 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी f अननोन था छोड़ दिया, अपॉन हो जाएगा f - u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस l प्लस x है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा तो -l प्लस x। यहां से अपने पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, -2 इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया f प्लस l प्लस x। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये फर्स्ट और ये 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तुम चाहो तो माइनस को राइट में कर देना तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। इक्वेट कर देना, सॉल्व हो जाएगा ना। सॉल्व करके देखना, यहां से f की वैल्यू आ जाएगी -l के बराबर आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे तो, ठीक है।
उस एफ की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। पुट करके जब सॉल्व करोगे ना, एफ मालूम चल चुका है, माइनस एल है, एल मालूम है, एक्स आ जाएगा। चेक करके देखना, एक्स की वैल्यू आती है l/2, एक्स l/2 आएगा। पूछा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, लेंथ बताओ, एक्स l/2 l/2, एक्स और एक्स मिलके 2x होगा, तो l/2 का डबल करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, l आएगा। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, l। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, एक मिनट, 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा किस ऑप्शन में डाउट है, चारों में डाउट है क्या, बी ऑप्शन में, 3 के ए ऑप्शन में कोई डाउट, क्योंकि चारों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा, बी में डाउट है। देखो ऑप्शन बी में क्या करेंगे ना, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बना दिया इमेज है, कॉनकेव मिरर राइट ऑफ आई, कॉनकेव मिरर को आई के राइट में रख दिया, ये कॉनकेव मिरर की पोजीशन है। पूछा है क्या ऑप्शन पॉसिबल है, तो जरा चेक करना यार। अगर ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉसिबल है क्या, एक मिनट, कॉनकेव मिरर राइट ऑफ आई फेसिंग टुवर्ड्स आई, कॉनकेव मिरर है ना, ये सिचुएशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है। इस केस में पता है किस केस में पॉसिबल होगा, यहाँ पे ले लेना फोकस, यहाँ पे ले लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ले लेना फोर्स पुल। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसका इमेज नीचे होगा, डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट कम होगी। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। बस समझ में आ गए ना। अब चेक कर लो सी और डी में किसी में डाउट है, डी ऑप्शन में, डी में पता है दोनों वर्चुअल वाला केस है, कन्वेक्स मिरर के लिए, रियल के वाले केस में हो नहीं पाएगा। जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर राइट ऑफ आई फेसिंग अवे फ्रॉम आई, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर आई के राइट में है और कॉन्वेक्स मिरर का फेस इधर है, यानी पीछे वाला हिस्सा है। और तुमको पता है कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होते हैं, वर्चुअल। तो वर्चुअल वाला केस है। सवाल को देखोगे ना तो कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ उसकी पोजीशन बोला है। तो पोजीशन तो वर्चुअल के लिए भी हो सकती है। तो ये केस बनेगा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों वर्चुअल हो तो वो वाला केस यहाँ पे बनेगा, रियल है ही नहीं। अगर ये देता कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सिचुएशन है तो इमेज बनता ही नहीं, क्योंकि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखने से कुछ नहीं होने वाला, इमेज बनेगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसा लिखा नहीं है कि वहां रखा है कुछ, उसकी पोजीशन है तो वर्चुअल मान सकते हो। तो अगर वर्चुअल लेते हो ना, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फिर से यही वाला आ जाएगा, यही वाली सिचुएशन। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, इन्वर्टेड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। इमेज नीचे बनेगा, हाइट कम होगी, डिमिनिश्ड होगा। लेकिन अगर दोनों का नेचर बोलोगे तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल। इस वाले केस में दोनों का नेचर क्या था, रियल था। ये सिचुएशन है, ठीक ना। 3 के बाद 4 5 6 7 में डाउट है क्या, 7 का डी, 7 क्या है भाई, अच्छा 7 के डी पार्ट में क्या है बेटा ना, देख कॉनकेव मिरर है, यही बना देता हूं। यहाँ पे दे रखा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ले लिया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है। जो ऑब्जेक्ट है ना वो पोल और फोकस के बीच में है, तो अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इसका इमेज मिरर के पीछे बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज भी बनेगा और वर्चुअल भी होगा। तो चेक कर लो, आंसर आ चुका है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 हो गया, ठीक है। रेस के अलावा ऐसी भी दिया था ना, ऐसे भी निकालो।
एलसीवी में वर्कड आउट एग्जांपल 1 कोई डाउट है, 2 3 4 5 5 में डाउट है। 5 क्या है भाई? 5 में TIR वाला है, ठीक ना। 5 में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक स्लैब है, इस तरीके का एक स्लैब दे रखा है। ऊपर से लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट रे आ रही है ऐसे, एंगल है थीटा, रिफ्रैक्शन हुआ, ये रेयर टू डेंसर है, यहाँ तो TIR हो नहीं सकता, तो लाइट रे भाग के यहाँ पे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे TIR होना है। ये वाला एंगल मान लो कुछ R है, तो ये बचा हुआ एंगल ये 90 होगा, तो बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस R। और अगर यहाँ पे TIR होना है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल देन थीटा सी। लिमिटिंग केस में थीटा सी मान लो, सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जो 90 माइनस R है ना, ये थीटा सी के बराबर होगा, तभी TIR हो पाएगा। दोनों तरफ का साइन ले लेना, ये हो जाएगा बच्चे साइन 90 माइनस R इक्वल टू हो गया साइन थीटा सी। साइन 90 माइनस R कॉस R बन गया, तो जो कॉस R है ना, साइन थीटा सी हो जाएगा 1 बाई म्यू। म्यू दे रखा है 1.25 है, 1.25 चेक करना 5/4 कहलाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5/4, तो 4 ऊपर भाग गया, यहाँ से कॉस R आ गया 4/5। कॉस R 4/5 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 37 होती है, 37 है। हालांकि 37 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हालांकि हमको पता है 37 ही होगा। अब जरा यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करना यार, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो म्यू1 का मतलब 1, साइन आई का मतलब साइन थीटा, ये सेकेंड मीडियम है, म्यू2 की वैल्यू है 5/4, ये हो गया 5/4 इंटू साइन आर। कॉस आर मालूम है, वैल्यू पुट करो ना यार, 37 रख दो, इतनी मेहनत क्यों करें। ये हो जाएगा 5/4 इंटू साइन 37, ये हो जाएगा 5/4 साइन 37 याद है 3/5, आ गया आंसर 3/4, ठीक है ना। ये वाला यहां से लिख लेना R37 है, लिमिटिंग केस है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में लिखना चाहोगे तो ग्रेटर आर इक्वल देन ये होगा, ग्रेटर देन, ठीक है ना। R मस्ट बी ग्रेटर देन 37। जब लिमिटिंग केस में होता है तो अगर तुमसे कोई बोले कि R की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है तो 37। अगर कोई बोलता है R ग्रेटर देन 37 है, ठीक है, हमारी बात सही है, तो लिखने का तरीका होता है कि R मिनिमम 37 होगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि R की वैल्यू 37 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी 37.0000001, जितना जीरो लगाना है लगा लेना, लास्ट में एक लगा देना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, लिखने का तरीका है ना। 5 के बाद कौन सा दिया था? 7 दिया था, 7 में कोई डाउट है? ये तो रिजल्ट है सीधा सीधा, ठीक ना। 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया होगा, 9 के बाद क्या दिया था? 12, 12 में कोई डाउट है? सब हो गया, 12 में डाउट है। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है ना, कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ जहां तक मुझे याद है शायद 20 दे रखा है यार, फोकल लेंथ 20 है, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, जो रेडियस है ना, फोकल लेंथ 10 होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आ जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है और सामने रखा हुआ एक स्लैब, स्लैब है, इस ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है ना, ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या होगा, पूछा है फाइनल इमेज की पोजीशन बताओ, तो सबसे पहले लाइट रे यहां से चलेगी तो स्लैब पे आएगी, तो सबसे पहला काम अपना स्लैब करेगा, स्लैब का काम है शिफ्ट करना, तो शिफ्ट कर देगा, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो स्लैब ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो स्लैब की वजह से पहला इमेज बना। और ये जो शिफ्टिंग एस है, एस का फॉर्मूला याद है ना, 1 - 1 बाई म्यू इंटू टी, म्यू की वैल्यू शायद 3/2 है, चेक करना यार, और थिकनेस 3 है,
मैं गलत तो नहीं लिखा, देख लेना। ठीक है, तो सॉल्व करके देखना, जो शिफ्टिंग है ना ये आती है 1 सेंटीमीटर, यानी इस स्लैब ने इस ऑब्जेक्ट को O से उठा के I1 पे रख दिया और ये डिस्टेंस आ गई बच्चे 1 सेंटीमीटर। तो पहले डिस्टेंस थी 21, एक आगे चला गया तो बचे ये डिस्टेंस कितनी है 20। तो जो ऑब्जेक्ट की अब मिरर से डिस्टेंस हो गई ना ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब होगा क्या कि लाइट रे ने इसको आगे शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ऐसा सर ने कराया होगा सवाल मेरे हिसाब से, ये 12। इसके बाद भी कुछ लिया था, एक्सरसाइज में दिया था, एक्सरसाइज चेक करो भाई। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसमें m दे रखा है 2 है, ठीक ना? m वही वाला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ दिस है, फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का साइज डबल तो है, कहीं भी नहीं लिखा है कि इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो डबल इन्वर्टेड भी हो सकता है और डबल इरेक्ट भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। इन्वर्टेड लोगे तो m-2 आएगा, इरेक्ट लोगे तो m+2 आएगा, तो दो केस बनेंगे तो दो आंसर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 नहीं दिया था, 4 के बाद कौन सा दिया था 6, सीधे 12 देखो भाई, 12 में कोई डाउट है? 12 में डाउट है? 12 में क्या दे रखा है, दो मिरर हैं, दोनों की फोकल लेंथ दे रखा f है, वो भी सेम है, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है, बीच में रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे ले लिया पहला कॉनकेव मिरर, यहां पे ले लिया दूसरा कॉनकेव मिरर, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, दोनों का जो पोल है ना एक ही लाइन पे, यहाँ पे ले लिया P1, यहाँ पे ले लिया P2, बीच में ऑब्जेक्ट है। पूछा है दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन बताओ जिससे कि बस एक ही इमेज बने, दोनों मिरर पे कहीं भी कितना हो रिफ्लेक्शन होता रहे, फाइनली एक ही इमेज बनना है। पता है क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो पॉसिबिलिटी है, दो आंसर है इसके। पहली पॉसिबिलिटी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को एक ही जगह पे ला दो, दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट पे है, पता है क्या होगा? अगर लाइट रे यहाँ पे गई तो रिफ्लेक्ट होकर वहीं पे वापस आएगी, तो ये लाइट रे घूम घाम के यहीं पे आ गई, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट था तो यहीं पे इमेज बन गया, तो इसकी वजह से इमेज यहीं बन गया। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है, तो जब इससे लाइट रे यहाँ पे जाएगी तो फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहीं पे आ जाएगी, इसका भी इमेज यहीं बन गया, इसका भी इमेज यहीं बन गया, दोनों को इंसाइड कर गए, कितना इमेज दिखाई देगा? एक। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना तो ये हो जाएगी पहले की डिस्टेंस फोकल लेंथ का डबल 2f, और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है तो फोकल लेंथ का डबल 2f, एक आंसर हो गया 4f। ठीक है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का फोकस एक ही जगह पे ला दो तो भी सेम आंसर आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया कॉनकेव मिरर, सामने रखा दूसरा कॉनकेव मिरर, दोनों का फोकस एक ही जगह पे आ गया और यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, दोनों का फोकस सेम पॉइंट पे आने से पता है क्या होगा? यहां से लाइट रे गई तो बोलो यार रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, आज जब इसके पैरेलल आएगी तो कहाँ पहुंचेगी? फोकस पे, तो वापस घूम घाम के यहीं पे आ गए, जितनी मर्जी उतनी टहल ले, कहीं भी आना तो यहीं पे है, तो जहां से चली वहीं पे आ गए, तो इमेज वहीं पे बना, एक ही इमेज बनेगा। और अगर कॉमन फोकस है ना ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी f और ये वाली डिस्टेंस भी होगी f और f मिलके क्या हो गया 2f, एक आंसर आएगा 2f। ये था सवाल नंबर कौन सा भाई 12। इसके बाद 14 दिया था, 14 में कोई डाउट? हो गया। 14 के बाद कौन सा दिया था 15 में डाउट है। 15 वाला जो सवाल है ना
देखो यार 15 में दे रखा है, ये पानी है नीचे, ऊपर हवा है, ये पानी का बॉटम है, और यहाँ पे खड़ा है पोल, ठीक है ना। अगर मुझे सही से याद है तो पोल की हाइट 1 मीटर, आधा पानी में आधा पानी के बाहर, सही है ना। तो पानी के अंदर आ गया 50 सेंटीमीटर और पानी के बाहर चला गया 50 सेंटीमीटर, आधा ऊपर आधा नीचे। ये नीचे बॉटम है, लाइट रेज इधर से आ रही हैं 45 डिग्री के एंगल पे। पूछा है कि इसकी शैडो जो बनेगी उसकी लेंथ बताओ। तो शैडो का मतलब चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां लाइट रेज नहीं पहुंच पाएंगी, वहीं शैडो बनेगी। तो बताओ ये वाली लाइट रे आगे जा पाएगी क्या? यहां से यहां तक जितने भी रेज होंगे सबको ये रोक देगा। बाउंड्री वाली रे पे जाओ, सबसे ऊपर वाले पॉइंट वाली जो रे है, ये लाइट रे आ रही होगी यहां से ऐसे, इसके नीचे वाली सारी रेज को ये रोक देगा पोल। जो सबसे ऊपर वाली रे है ये आएगी सीधे नीचे यहाँ पे आई। अब ऊपर हवा है नीचे पानी है, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद रेयरर टू डेंसर आ रही है, अवे या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ये बच्चे बेंड हो गई ऐसे, यहाँ पे चली गई। ये वाली लाइट यहाँ चली तो यहाँ पे आई, और इसके आगे वाली सभी लाइट रे जिसके आगे भागेंगी तो इसके पीछे कहीं लाइट रे आएगी ही नहीं, यानी यहां से लेके यहां तक शैडो बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट है ही नहीं, ये शैडो बनेगी। यही लेंथ पूछा है, समझ आ गया। अब देखो यार होगा क्या, ये एंगल तो 45 है, ये 50 है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 50 है तो 50 हो गया। और अगर ये 50 है, ये नॉर्मल है, तो यहां से यहां तक ये लेंथ बोलना यार 50 सेंटीमीटर। तो ये तो ऐसे ही आ गया बिना मेहनत के, यही निकाल लो, जो मेहनत करनी है इसके लिए कर लेना। क्या करेंगे, ये 45 है, ये वाला एंगल ले लेना आर। पानी का म्यू मालूम है, दे रखा है 4/3 और 1.33 लिखा होगा। बाहर हवा है तो एयर का म्यू 1 होता है, तो म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। फर्स्ट मीडियम एयर है तो म्यू 1 यानी 1, साइन आई का मतलब साइन 45, म्यू 2 का मतलब इसका म्यू दे रखा है 1.33 इंटू बच्चे साइन आर। यहां से आर आ गया, साइन थीटा आ गया तो टेन थीटा निकाल लोगे ना। अब यहाँ पे देखना यार, ये 50 है, इस डिस्टेंस को x ले लेना, तो ये राइट फिर से 90 है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से 10r लिख लेना। तो अगर 10r लिखोगे ना तो परपेंडिकुलर x बेस 50 है, ये बन गया x/50। साइन आर मालूम था तो 10r निकाल लिया, 10r की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो x आ गया, 50 में x जोड़ दो, वही फाइनल आंसर है। समझ आ गया। इसके बाद 15, ये तो 15 ही था ना, 15 के बाद कौन सा 18 दिया था क्या, 18। यस का मतलब डाउट है या हो गया, हो गया। डाउट होगा तो हाथ ऊपर कर लेना। 19, 19 के बाद 20, 20 डाउट है क्या, 20 T1 T2 वाला है। 20 में दे रखा है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसमें क्या दे रखा है ना, कई पैरेलल स्लैब हैं, सबकी अलग अलग थिकनेस दे रखा है। यहाँ पे मान लो हमने बहुत सारे स्लैब ले लिए, पैरेलल ले लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे। ये लास्ट वाला के, सबकी थिकनेस दे रखा है। पहले की थिकनेस है T1, T2, T3, लास्ट वाले की TK। μ1, μ2, μ3, μk। स्लैब का काम क्या है, शिफ्ट करना, शिफ्ट करना, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो मान लो, और मान लो तुम ऊपर से देख रहे थे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सभी मिलके इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर,
तो सबको मिला के टोटल शिफ्टिंग निकाल लो। अगर टोटल शिफ्टिंग फाइंड आउट करोगे ना तो S इक्वल टू होगा, पहले की शिफ्टिंग होगी 1 माइनस 1/μ1 इंटू T1, दूसरे की शिफ्टिंग आएगी 1 माइनस 1/μ2 इंटू T2 प्लस 1 माइनस 1/μ3 इंटू T3, जितने सबका जोड़ दो। इसको अगर थोड़ा सा और लिखो, आगे सॉल्व करो ना, S इक्वल टू, देखना यार, यहाँ पे आएगा T1 प्लस यहाँ पे आएगा T2 प्लस आगे आएगा T3 प्लस T4, कहां तक जाएगा, Tk तक। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 को लिख सकते हो समेशन ऑफ Ti। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 हो गया, K तक जाएगा। अब जरा दूसरे वाले टर्म पे आना यार, माइनस T1/μ1 माइनस T2/μ2 माइनस T3/μ3 माइनस T4/μ4, वो भी K तक जाएगा। सब में माइनस कॉमन था तो माइनस को कर देना बाहर, तो इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ Ti/μi। T1/μ1 प्लस T2/μ2 प्लस T3/μ3 माइनस हो गया बाहर। ये टोटल शिफ्टिंग है, सबकी मिला के शिफ्टिंग आ गई। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन सबको यहां से हटा दो, सबको हटा दो और सबकी जगह पे एक सिंगल स्लैब ला दो। हमने सबको हटाया, सबकी जगह एक सिंगल स्लैब लाया, और इस सिंगल स्लैब की जो थिकनेस है ना वो पूरे की थिकनेस के बराबर होनी चाहिए। अकेले के स्लैब की जो थिकनेस है पूरे की थिकनेस के बराबर होनी चाहिए। पूरे की थिकनेस क्या है, समेशन ऑफ Ti, T1 प्लस T2 प्लस Tk। तो जो पूरे की थिकनेस है ना ये हो जाएगी समेशन ऑफ Ti। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। अब हमारे पास सिंगल स्लैब है, थिकनेस मालूम है, म्यू मालूम है, इसकी जरा शिफ्टिंग निकालना। S इक्वल टू 1 माइनस 1/μ इंटू T, और इसकी थिकनेस कितनी है, समेशन ऑफ Ti, इसकी थिकनेस है समेशन ऑफ Ti। दोनों को इक्वेट कर दो। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि सबको हटाया, सिंगल स्लैब लाया, अकेले स्लैब की थिकनेस पूरे सिस्टम की थिकनेस के बराबर लिया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना लें कि इसकी वजह से अकेले की शिफ्टिंग पूरे सिस्टम की शिफ्टिंग के बराबर हो जाए। अकेले का म्यू कितना लें कि अकेले स्लैब की वजह से जो शिफ्टिंग है ना वो ओरिजिनल पूरी शिफ्टिंग के बराबर हो जाए। तो इसके लिए जितने म्यू की जरूरत पड़ेगी वो म्यू कहलाएगा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आयुब समझ में आ गया होगा। तो इसको और इसको इक्वेट कर देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 20। इसके बाद कौन सा दिया था, बस यहीं तक दिया था, और कुछ दिया था, ओवन में भी दिया था, निकालो भाई ओवन निकालो। ओवन में नहीं दिया था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं दिया था, कुछ कह रहे हैं दिया था, नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे अगर कुछ होगा तो। दिया था, क्या दिया था, अच्छा किसने, रोहित सर ने दिया था क्या, अच्छा कोई बात नहीं, कल उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल लेके आना, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। कहां से 14 से लेके 15 से 27 तक, तो 15 से 27 कल का होमवर्क है, ओटू में भी दिया था, तो वो तो डिस्कस करा दिया था ना शायद, 1 से 5 तक या 1 से 6 तक, वो तो डिस्कस करा दिया था ना, डिस्कस हो गया था, और कुछ बाकी रह गया था। तो रोहित सर ने जो होमवर्क दिया था वो तो पुराना हो गया, कुछ नया भी तो चाहिए ना यार, बोलो नया चाहिए होमवर्क, कुछ नया दे देता हूँ, ज्यादा नहीं देता हूँ, थोड़ा सा ही दे देता हूँ। S1 में कर लेना कुछ। S2 में सर ने कितने सवाल करा दिए हैं, कौन कौन, पहला करा दिया 2 4 5 6 करा दिया था, 2 करा दिया तो 1 भी कर लेना, 1 होमवर्क है। 3 कराया कि नहीं, चेक करो। S2 3 होमवर्क है, 1 नहीं कराया S2 का, 1 होमवर्क है।
6 करा दिया। ठीक है, तो 2 सवाल करो S2 का। फर्स्ट 1 मिनट, ये क्या दिख रहा है? ये भी तो आसानी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 S2 का होमवर्क है। S2 का 3 सवाल S2 का दे देता हूँ। S2 का 8 कर लेना, S2 का 1 कर लेना और S2 का 3 कर लेना। उसके पीछे चलोगे तो S1 दिखाई देगा। थोड़ी सी बातचीत S1 की भी कर लेते हैं। S1 में कहां तक हो गया यार? 11 तक हुआ है, तो S1 का 12 कर लेना, 13 कर लेना, 14 कर लेना, 15 भी कर लेना। इतना चलेगा? ठीक है, 15 तक कर लेना। 16 भी करोगे क्या? 16 भी कर लेना, 16 भी कर लेना। ठीक है, अप टू 16। तो S1 में 12 to 16, S2 के 3 सवाल दिए थे ना, 1, 3 और 8। बाकी और तो कुछ दिया नहीं हो, बाकी सर वाला पुराना पेंडिंग वाला। ठीक है, रेस चाहिए? एक दे दो। रेस मिला ही नहीं है। यहाँ मिल जाएगा यार। अरे यहाँ नहीं मिला है तो सॉफ्ट कॉपी तो होगी, मोबाइल वाली भी नहीं है क्या? यहाँ मिल गया है ना, तो ठीक है, बहुत है। यहाँ मिल गया है तो ले लेना। रेस नंबर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 9 देना होगा ना? रेस नंबर 9 में है क्या? हाँ ठीक है, रेस नंबर 9 होमवर्क है। प्रिज्म में थोड़ा सा 1-2 बातें थ्योरेटिकल मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर कुछ थ्योरेटिकल बातें ही है याद करने वाला, रट्टाफिकेशन वाला। ठीक है, मारना रट्टा है, जितना समझ सकते हैं उतना समझेंगे। एक ग्राफ है, ठीक ना, हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना। हमें पढ़ाया लिखा समझ में आ रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, डेली रिवीजन चल रहा है, करते रहना। ठीक ना, हेडिंग लिख लेना, ग्राफ बिटवीन डेविएशन, graph between deviation and angle of incidence for prism। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ प्रिज्म के लिए बन रहा है, जो पढ़ रहे हैं उसी के लिए बन रहा है। फॉर प्रिज्म एक ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे, ग्राफ ड्रॉ किया गया है, उसको याद करना है कैसा होता है, एक बार देख लेना। इसका ग्राफ जो आता है ना, यहां पे लेते हैं आई, यहां पे लेते हैं डेविएशन डेल्टा। इसका ग्राफ आता है बच्चे, यहां से एक डॉटेड लाइन खींचना हॉरिजॉन्टल, ये ग्राफ आता है कुछ ऐसा है। ध्यान रखना, सिमेट्रिक नहीं है, समझ पा रहे हो ना? एक ऐसा बनता है तो पूरा सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, इस तरीके का, यानी मिनिमा इधर शिफ्टेड इस साइड में ग्राफ का, इस तरीके का ग्राफ है। ड्रॉ नहीं कर सकते, याद रखना ऐसा होता है। अगर ध्यान से देखो ना, ये ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और अगर ये ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे डेल्टा मैक्सिमम या मिनिमम? बोलो यार, मैक्सिमम या मिनिमम? यहाँ पे जो डेविएशन है ना, दिस डेविएशन विल बी मैक्सिमम। ये ग्राफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, और अगर ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे डेविएशन क्या हो जाएगा? मिनिमम। ये डेविएशन हो गया मिनिमम। अब बाकी उसके बीच में, मैक्सिमम और मिनिमा के बीच में, यहाँ पे जो आई होता है ना, ये आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इससे ज्यादा आई नहीं हो सकता। आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या बताया था? 0 या 90? 90। आई 0 से 90 कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 90। तो यहाँ पे जो आई है ना, ये 90 आएगा।
और यहाँ पे आई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है यार? 0। लेकिन 0 लोगे तो 0 पे प्रिज्म काम नहीं करेगा। याद करो, कंडीशन ऑफ इमरजेंस बताया था, आई की वैल्यू कितनी लें या किससे ज्यादा लें कि लाइट रे दूसरी तरफ से बाहर निकले। अरे आईजी का नाम सुना है? थीटा सी पे मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गया, उससे मतलब नहीं, हमें आई से मतलब है। आईजी का नाम सुना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। तो आई आईजी से कम होगा तो लाइट रे बाहर जाएगी क्या, और ज्यादा होगा तो जाएगी। तो लिमिटिंग केस में आई कितना लेंगे? आईजी। तो यहाँ पे शुरुआत होती है आई की आईजी से। आईजी पे ई की वैल्यू 90 होती है। इसके आगे जाओगे तो आई बढ़ेगा। इसके आगे हर जगह आई की वैल्यू आईजी से ज्यादा है। आई अगर आईजी से ज्यादा है ना तो प्रिज्म को दूसरी साइड से लाइट से बाहर आएगी। तो हम डेविएशन बस उसी केस में देख रहे हैं जिस केस में लाइट रे दूसरी तरफ से बाहर आए। अगर लाइट रे का बाहर आना बंद हो गया तो उसके लिए इसका कोई मतलब है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना? वो तो TIR हो जाएगा, कहानी अलग हो जाएगी। तो आई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आईजी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 90। यहां से यहां तक हर जगह आई की वैल्यू आईजी से ज्यादा है, मतलब लाइट से बाहर आ रही होगी, इमरजेंस हो रहा होगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना कि यहाँ पे आईजी होता है, यहाँ पे 90 होता है। दूसरी चीज ये है, ग्राफ में जितना समझ सकते हो उतना समझेंगे, अब बाकी जो बेसिक चीज याद रखने वाली है वो याद रखेंगे। ग्राफ का शेप याद रखना है, यहाँ पे आईजी होगा, ये 90 होगा, याद रखना है। रीजन समझा चुका हूं क्यों। इसके अलावा अगर ध्यान से देखो ना, तो किसी भी पॉइंट पे अगर बीच में जाते हो तो किसी भी गिवन डेविएशन डेल्टा के लिए आई की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी। पहली वैल्यू यहाँ पे होगी, इसको नाम दे दिया I1, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आई की दूसरी वैल्यू होगी, इसका नाम दे दिया I2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एक्सिस पे आई है, तो आई की दो डिफरेंट वैल्यूज I1 और I2 के लिए जो डेविएशन है ना वो सेम आएगा, सेम आएगा। और पता है, अगर I1 को तुमने नाम I दिया तो जो I2 है ना, इस I के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमरजेंस आता है उसके बराबर होता है। I1 और I2 की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डेल्टा सेम आएगा। अगर I1 और I2 में से अगर तुमने इसको I नाम दिया, ये वाला उसके करस्पॉन्डिंग E हो जाएगा। अगर तुमने इसको नाम I दिया तो ये इसके करस्पॉन्डिंग E हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कैसे? रिवर्स वाली जो बात बताया था, फिर भी एक बार डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं, देखना। यहाँ पे प्रिज्म लिया, एक तरफ से लाइट रे को इंसिडेंट करा दो, यहां से लाइट रे को इंसिडेंट कराया, यहां से ड्रॉ किया नॉर्मल, ये आई, लाइट रे यहां पे गई, ये बन गया R1। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया R2, लाइट रे आ गई बाहर यहां से, ये बन गया E। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस ई है। इस केस में अगर डेल्टा लिखोगे तो यहाँ वाला एंगल हो गया आई, यहाँ वाला एंगल हो गया ई, और ऊपर वाला दोनों के बीच वाला एंगल हो गया ए, तो -a हो गया। ये बात याद है? अब करो क्या, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देना, जैसे हम लोगों ने कल समझा था। प्लेन मिरर लगाओगे तो लाइट रे वापस जाएगी, जिस रास्ते से आई थी ना उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, ऐसे उसी रास्ते पे वापस चली गई। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ, अब ये इंसिडेंट रे है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ इमरजेंस ई है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ई ले लिया तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? आई होगा। प्रिज्म सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा इधर है। तो अगर इसको अलग से बनाना चाहो, हमने क्या किया, प्रिज्म लिया, लाइट रे को इंसिडेंट कराया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ई के बराबर ले लिया, ई के बराबर ले लिया। तो अब क्या होगा, लाइट रे यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, यहां से बाहर निकलेगी। अब बताना यार, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई होगा। तो अगर यहाँ का डेविएशन Δ1 लेते हो, यहाँ का डेविएशन Δ2 लेते हो, तो डेविएशन में यहाँ वाला एंगल आई, आई का काम कौन करेगा? ई,
प्लस यहाँ वाला एंगल ई का काम कौन करेगा, आई, और माइनस दोनों के बीच वाला एंगल ए, तो माइनस ए। चेक करना डेल्टा सेम या डिफरेंट, सेम है। तो अगर ये I1 है ना, तो ये क्या होगा I2, एक आई है तो दूसरा ई, और दोनों केस में डेविएशन सेम है। तो ये वाला पॉइंट है, एक अगर आई होगा तो दूसरा ई होगा, और दोनों के केस में डेविएशन सेम आएगा। इतना समझ आ गया। अब जैसे जैसे इस ग्राफ में नीचे जाओगे, जब नीचे जाओगे ना, तो बोलना यार ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, समझ पा रहे हो क्या, और ये वाला पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, समझ पा रहे हो। I1 आगे भागेगा, I2 पीछे भागेगा। अगर ग्राफ में नीचे जाओगे तो ग्राफ में नीचे भागे तो I1 भागा यहां से आगे, I2 भागा पीछे, तो ये पॉइंट नीचे आया। एक पॉइंट जो होगा सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। बोलो यार, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट ये यहाँ से यहाँ भाग गया, ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या होगा, I2। I1 का मतलब I है और I2 का मतलब क्या है, E है। तो याद रखना, जिस केस में डेविएशन मिनिमम होगा ना, उस केस में I इक्वल टू E होगा, I इक्वल टू E होगा। इसको एज रिजल्ट याद भी रखना, नोट कर लेना, जरा ग्राफ बना लो। यानी मिनिमम डेविएशन के केस में फॉर डेल्टा मिनिमम कंडीशन आ गई, I मस्ट बी इक्वल टू E। इसको याद रखना है। दोबारा होता है बेटा, इसको नहीं समझ में आता है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बनाना चाहो बना सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, पहले तो बता ही दिया था ना, वो समझने के लिए बना दिया, ठीक है। अब देखो यार, एक कंक्लूजन आ गया, जिस केस में डेल्टा मिनिमम होगा उस केस में I इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। अब अगर तुमसे कोई बोले, पहले डेल्टा का फॉर्मूला तो हमको पता है, ये होता है I प्लस ई माइनस ए, ये डेल्टा हो गया, जनरल हो गया। अगर तुमसे कोई बोले कि डेल्टा मिनिमम बताना यार, तो डेल्टा मिनिमम के केस में I इक्वल टू ई, आई इक्वल टू ई, तो I और I मिलके क्या हो गया 2I। तो डेल्टा मिनिमम का यहां से फॉर्मूला आ गया 2I माइनस ए। इसको भी याद रखना, डेल्टा मिनिमम आ गया 2I माइनस ए। और इसी में अगर थोड़ा सा और वापस आगे चलो, तो इसी प्रिज्म पे आ जाओ वापस, ठीक है ना। इसी प्रिज्म पे यहाँ पे जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना म्यू, और यहाँ पे यूज कर लेना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज कर लिया, तो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम प्रिज्म है। इक्वेशन बोलना यार क्या होगा, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू आ गई बच्चे म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। अब जरा स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज करना,
इक्वेशन बोलना म्यू इंटू साइन आर टू इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब तो याद हो गया होगा, म्यू इंटू साइन आर टू इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू साइन ई। यहां से अगर साइन ई की वैल्यू निकालो ना, साइन ई की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू साइन आर टू। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अभी ये तो ग्राफ बना लिया होगा। अभी हमने कंडीशन बताया था मिनिमम डेविएशन के केस में आई इक्वल टू क्या होगा, ई। अगर मिनिमम डेविएशन की बात करो ना, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई इक्वल टू क्या हो गया, ई। जरा दोनों तरफ का साइन लेना, दोनों साइड का साइन ले लो, तो यहां पे हो जाएगा बच्चे साइन आई इक्वल टू हो जाएगा साइन ई। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 से देखना यार, साइन आई किसके बराबर है, किसके बराबर है, म्यू साइन R1। और साइन ई किसके बराबर था, म्यू साइन R2। म्यू से म्यू गया, साइन R1 इक्वल टू साइन R1 इक्वल टू R2। यहां से कंक्लूजन आ गया R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। इस रिजल्ट को भी याद रखना है और बताना यार R1 प्लस R2 दोनों मिलके किसके बराबर होते हैं, ए के। ये दोनों सेम हो गए तो R1 R2 किसके बराबर होगा, a बाई टू, a बाई टू। यहां से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लेना, यहाँ पे हो जाएगा 2R इक्वल टू a, R बन गया a बाई टू। इसको भी याद रखना, R इक्वल टू a बाई टू होगा। चाहो तो पॉइंट वाइज करके लिख लेना, इसको कर लेना फर्स्ट पॉइंट यहां तक। I इक्वल टू आ गया, R1 इक्वल टू R2 आ गया और उसकी वैल्यू आ गई a बाई टू, a बाई टू। हाँ भाई लिख लिया। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलना यार इसी में। दूसरा पॉइंट देखो याद रखने के लिए, ये दोनों सेम, R इक्वल टू a बाई टू, I इक्वल टू e, डेल्टा मिनिमम 2i माइनस a। ग्राफ तो याद रखना ही है। अब जरा वापस इस इक्वेशन पे आना यार, फर्स्ट इक्वेशन पे फिर से साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1, या उसके पहले जरा इस पे आ जाओ। जो डेल्टा मिनिमम है ना, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला भी हमने लिखा था कि ये हो गया बच्चे 2i माइनस a। इसको जोड़ घटा के आई निकाल पाओगे क्या, बोलो यार। लेफ्ट में ले जाओ एक को तो माइनस से क्या हो गया प्लस, तो 2i क्या हो गया a प्लस डेल्टा मिनिमम। चेक करो यार सही लिखा है ना, जरा 2 से डिवाइड कर देना तो i की वैल्यू आ जाएगी a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। ये i आ गया और r कितना है, a बाई 2 है। अब जरा इस इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाना, यहां पे उस इक्वेशन के हिसाब से अगर लिखोगे ना तो साइन आई की वैल्यू है म्यू साइन R1। यहां से जरा साइन R1 को नीचे ले जाना यार, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन R1। साइन आई बाई साइन R1 आ गया। आई की वैल्यू ऐसे निकाल चुके हो a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, तो आई की वैल्यू यहां पुट कर दो और R की वैल्यू या R1 की वैल्यू a बाई 2 यहां पुट कर दो, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई, आई है a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन R1, R1 बन गया a बाई 2, तो अपॉन हो जाएगा बच्चे साइन a बाई 2। और ये भी एक सुंदर सा फार्मूला है, इसको भी याद रखना, याद रहेगा सब। फार्मूला ही फार्मूला है।
हाँ, ये कि अगर याद है तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं। दो चीजें होती हैं, या तो रट्टा मारो या तो सोचो। जहाँ रट्टा मारना होता है वहां सोचना नहीं होता है, और जहाँ रट्टा नहीं मारना होता है वहां सोचना होता है। पूरा रोटेशन पढ़ चुके हो, एसएचएम भी पढ़ चुके हो, तो जहाँ सोचना है वहां पे ज्यादा याद नहीं रखना होता, लेकिन जब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो याद करना पड़ेगा। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया? दूसरे के बाद आ गया नंबर तीसरे का, ठीक ना। देखना यार फिर से ये वाला डायग्राम। हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से वही पुराना डायग्राम बनाया, लाइट रे को इंसिडेंट कराया, यहाँ पे ड्रॉ किया नॉर्मल, ये हो गया आई, लाइट रे गई ऐसे, यहाँ पे हो गया R1, यहाँ पे ड्रॉ किया नॉर्मल, ये कहलाएगा R2, और आगे आ गया E, ये E हो गया। अभी जो बात हो रही है ना सिमेट्रिक प्रिज्म की हो रही है, सिमेट्रिक प्रिज्म है मतलब ये दोनों लेंस सेम होंगे। आराम से भाई, आराम से, सब ठीक ठाक है ना, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, फिर यहीं पे रहो भाई, यहीं पे, कहीं बाहर मत जाया करो, ठीक। ये एंगल ए है, बाहर जाने अलाउ नहीं है दिमाग से। ये दोनों लेंथ सेम होंगी, और अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो बोलना यार ये एंगल सेम होंगे क्या, ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम आ गए। सिमेट्रिक प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक ना। ये दोनों एंगल हो गए सेम, और अभी हमने प्रूफ किया था इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 किसके बराबर है यार, R2 के। और अगर R1 R2 के बराबर है तो थोड़ी सी मेहनत करके बोलना यार ये दोनों एंगल सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये R1 है तो बचा हुआ क्या होगा 90 माइनस R1, ये वाला होगा 90 माइनस R2, R1 R2 सेम, तो 90 माइनस R1 और 90 माइनस R2 भी सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम आ गए। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों में कॉमन है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो और ये दोनों भी इक्वल आ गए, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये बता पाओगे कितना होगा, ये थीटा तो ये भी बोलो यार थीटा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे क्या, पैरेलल होंगे। यानी सिमेट्रिक प्रिज्म के केस में जो प्रिज्म के अंदर वाली लाइट रे है ना वो प्रिज्म के बेस के क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। बाकी हाफ फुल की बात नहीं हो रही है, पैरेलल होती है। वो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ पे आ रही है, हो सकता है लाइट यहीं पे आ जाए, हो सकता है लाइट यहाँ जाए, तो हाफ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन होगी तो पैरेलल, याद रहेगा। बनाना लिखवा देता हूं इसको, डायग्राम बना लो। पाथ लेंथ बराबर की नहीं हो रही है बात, ये वाली जो रे है ना इसके पैरेलल है, बस ये बताया है, ठीक है। उसने क्या बोला था कि ये वाली लेंथ इसकी आधी है, ठीक है ना। ये तब होगा जब ये वाला पॉइंट है ना इस साइड का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट है इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना, कहीं भी हो सकता है।
लेकिन लाइट रे रहेगी पैरेलल। इसका कंक्लूजन लिख लेना नीचे। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, in case of minimum deviation, in case of minimum deviation, comma, inside the prism, inside the prism, inside the prism, light becomes, light ray becomes parallel to the, light ray becomes parallel to the base of the prism. Light ray becomes parallel to the base of the prism, base of the prism. बात समझ में आ गई? और अगर ये सारी बातें याद हैं, इतना टाइम समझने में नहीं लगा है, उससे बहुत कम टाइम लगता है सवाल लगाने में। सवाल कैसे आते हैं वो देख लो। हमें पता होना चाहिए कि इस पे बेस्ड सवाल आते कैसे हैं। यहाँ पे दे रखा है आई है, यहाँ पे दे रखा है डेल्टा है, ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा। कंफर्म है? प्रिज्म के लिए डेविएशन का ग्राफ है, सिमेट्रिक तो है नहीं। यहाँ पे दे रखा है सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आई की वैल्यू 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो डेविएशन है ना, ये भी दे रखा है बच्चे 60 डिग्री। डायग्राम बना लेना। किसी प्रिज्म के लिए डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ये ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है। फाइंड, फाइंड, अब मैं ऐसे सिंबल में लिखवाता हूं, देखना। ए एंड म्यू, ए का मतलब समझते हो ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें सभी लोग सॉल्व कर लो, कुछ बताना ही नहीं है, फटाफट आंसर निकाल लो। हाँ यार, अब तक आ जाना चाहिए था। आ गया आंसर। सबसे पहले अगर ए निकालना था, ये बताया डेल्टा मिनिमम है या मैक्सिमम। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला याद है ना? डेल्टा मिनिमम होता है 2i माइनस ए, 2i माइनस ए होगा। डेल्टा मिनिमम दे रखा है ग्राफ में 60 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आई कितना है यार? 60, तो आई की वैल्यू 60 हो गई माइनस ए। आंसर बोलना है ए कितना आ गया? 60 डिग्री, 60 आ गया। म्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये लास्ट वाला यूज कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला फॉर्मूला यूज किया तो म्यू है ना, ये बन जाएगा साइन ए। अब सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60। डेल्टा मिनिमम कितना है? 60 बाई क्या हो गया? 2 अपॉन, नीचे आ जाएगा बच्चे साइन ए बाई 2। ए कितना है यार? 60, तो 60 बाई 2, तो 60 प्लस 60 बाई 2 साइन 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2। साइन 30 हो गया 1 बाई 2, तो 2 से 2 गया, तो आंसर कितना आ गया? रूट 3। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, अगला सवाल।
ये सवाल भी मुश्किल होगा, दिमाग पे खूब जोर डालना, सोच समझ के आंसर निकालना, ठीक है ना, क्योंकि सवाल इसके मुश्किल आते ही हैं। डायग्राम ऐसा है, ग्राफ सिमेट्रिक होगा नहीं। ये ग्राफ दे रखा है यार कुछ ऐसा है, यहाँ पे दे रखा है 15 डिग्री, यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री, और इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए। हाँ भाई, मुश्किल सवाल का आंसर आ गया। यहाँ पे देखना यार, ये बताओ डेल्टा मिनिमम है क्या, डेल्टा मैक्सिमम है क्या? तो ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम, जनरल फार्मूला यूज कर लो। ये बताओ यहाँ पे आई और ई दोनों सेम होंगे क्या? आई और ई दोनों सेम नहीं होंगे, वो तो सामने दिख रहा है यार। अगर ये आई है तो ये क्या होगा? ई। एक आई तो दूसरा ई। यहाँ पे जनरल फार्मूला यूज कर लेना, आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा मालूम है 30, आई की वैल्यू कितनी है 15, प्लस ई कितना हो गया 45 माइनस ए। जोड़ घटा लोगे ना, ए कितना आ गया यार 30 डिग्री। 30 डिग्री कितने लोगों का सही था? सबका सही है ना? एक आध मुश्किल सवाल और करना है, एक और आंसर निकाल लो फटाफट। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं। एक प्रिज्म है, डेल्टा मिनिमम दे रखा है 30, ठीक है, डेल्टा मिनिमम दे रखा है 30, और क्या देगा यार? आई देगा, ए देगा, क्या लेना है? ए दे रखा है 60। अब बताओ क्या पूछेगा? आई नहीं, आई नहीं पूछा है, फाइंड म्यू। ये और मुश्किल हो गया, और म्यू के बगल में लिख लेना एंड आई। और उसको कुछ पूछ ही नहीं सकता इसमें, कोई पूछेगा क्या? लिख लो बस फटाफट। हाँ भाई, आ गया आंसर। सबसे मुश्किल फार्मूला, डेल्टा मिनिमम हो गया 30 इक्वल टू 2i माइनस ए कितना है 60, तो आई कितना आ गया यार 45, 45 आ गया। म्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, म्यू इक्वल टू साइन ए कितना है 60, डेल्टा मिनिमम कितना है यार 30/2, अपॉन हो जाएगा साइन a/2, ए कितना है 60, तो 60/2। चेक करना, ऊपर साइन 45, 45 का मतलब 1/√2, नीचे साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2, आंसर कितना आया √2। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, सबका सही, मेरा भी सही है। आगे लिखना थिन प्रिज्म, हेडिंग थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म। अगली हेडिंग लिख लेना बच्चे, पतला प्रिज्म, थिन प्रिज्म।
थिन प्रिज्म का क्या मतलब ये समझो। थिन प्रिज्म का जो मतलब है ना, इसका जो प्रिज्म एंगल ए है वो बहुत स्मॉल होगा, ये कंडीशन है। ये जो प्रिज्म एंगल ए है ना, दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल, ये इसकी कंडीशन है। समझने के लिए इतना ज्यादा दिख रहा है, अदरवाइज 2-4 डिग्री होता है। एक्चुअल में बनाओगे तो एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा। ये भी थोड़ा मोटा ही दिख रहा है, पतला होगा, ये एंगल बहुत स्मॉल होगा, ठीक ना। 2-4 डिग्री होता है, 2-4 डिग्री। समझना है, थोड़ा सा लार्ज बना दिया ताकि समझ में आए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखना यार, ये तो बहुत स्मॉल है। क्या मिल गया भाई? ऐसा क्या हो गया? ये बहुत स्मॉल दिख रहा है, इन्हें कुछ नई चीज दिख रही है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट कराओ। लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे यार नॉर्मल ड्रॉ करना यार। फिर से वही डायग्राम तो सेम बनेगा, ऐसे आया, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर लाइट ऐसे चली गई। इसका नाम हमने सीखा है आई, इसका नाम R1, इसका नाम R2, ये कहलाएगा E। और अपने पास एक जो रिजल्ट है ना, है तो प्रिज्म है, तो बेसिक रिजल्ट तो सेम आएंगे। तो यहाँ पे जो R1 प्लस R2 होता है, ये किसके बराबर होता है यार? ए के। R1 और R2 दोनों मिलके ए हैं, और ये अपने आप में बहुत स्मॉल है, तो R1 और R2 भी बहुत स्मॉल होंगे। और ये दोनों मिलके एक के बराबर हैं, और ये अपने आप में बहुत स्मॉल है, तो R1 और R2 भी बहुत स्मॉल होंगे। यहाँ पे जो R1 और R2 है ना, दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल, ये स्मॉल हो गए। अब जरा फिर से स्नेल्स लॉ यूज करना है यार। फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे एयर है, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे जरा इक्वेशन बोलना, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। यहाँ से जो साइन आई है ना, ये बन गया म्यू इंटू साइन R1। अब देखना, ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो साइन R1 बहुत स्मॉल होगा, और अगर साइन R1 बहुत स्मॉल है तो साइन आई भी बहुत स्मॉल होगा, और साइन आई बहुत स्मॉल हो गया तो आई भी बहुत स्मॉल होगा। यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल, ये भी स्मॉल हो गया। अब जरा दूसरे साइड में जाना, सभी स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाना, ये फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम, यहाँ इक्वेशन बोलो यार, म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। यहां से जब साइन ई लिखोगे ना, तो साइन ई इक्वल टू हो जाएगा बच्चे म्यू इंटू साइन R2। अब देखना यार, फिर से R2 बहुत स्मॉल है, तो साइन R2 स्मॉल हो गया, तो साइन ई भी स्मॉल हो गया, तो ये भी क्या हो गया? स्मॉल। यहाँ पे जो ई है ना, ये भी होगा बच्चे वेरी स्मॉल। यानी जितने भी एंगल दिखाई दे रहे हैं सभी क्या होंगे? स्मॉल होंगे। तो कुल मिला जुला के फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म यहाँ पे हो गया आई R1 R2 E, बचा कौन? ए। डेल्टा, डेल्टा भी स्मॉल ही आएगा, आई प्लस ई माइनस ए होता है, जब सभी एंगल स्मॉल हैं तो डेल्टा भी स्मॉल होगा। ये सभी के सभी क्या हो गए बेचारे? छोटे छोटे स्मॉल हो गए, वेरी स्मॉल। नोट कर लो, ये कहानी है थिन प्रिज्म की। नोट करो जल्दी, तुम अपनी तरफ से मत बोलो। क्या बेटा? यहाँ पे कंडीशन उल्टी है, ठीक ना, उसके हिसाब से हमें काम करना है। भाई देखो, एक्चुअल में है क्या कि भाई इसका कहना है कि सर आई हमेशा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, हमारी बात सही है। लाइट को किस एंगल पे इंसिडेंट कराना है वो तो हमारी मर्जी है, लेकिन बहुत लार्ज एंगल पे अगर इंसिडेंट करा दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा हमारे लिए, कुछ होगा ही नहीं, सीधे लाइट इधर उधर चली जाएगी, जिस पर्पज के लिए तुम यूज करना चाहोगे यूज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमने इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो अगर आई को स्मॉल रखोगे उसी केस में देखना है, बाकी और किसी केस में देखना ही नहीं है। लिख लिया?
ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन पे आना यार। ये वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे जो साइन आई है ना, ये बन गया म्यू साइन R1, और हमको पता एंगल स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को वापस लिखोगे ना, यहाँ पे साइन आई इक्वल टू हो गया म्यू साइन R1। आई और आर बहुत स्मॉल है, याद है ना, अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ पे जो साइन आई है ये क्या बन जाएगा, आई, ये क्या बन जाएगा यार, म्यू इंटू आर। यहां से आई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू आर। अब जरा ये आर की है, आर की जगह R1 है, ठीक ना, R1 आएगा। अब जरा दूसरी जगह पे आना यार, ये वाला इक्वेशन, साइन ई की वैल्यू है म्यू इंटू साइन R2। जब इस इक्वेशन को लिखोगे ना, तो साइन ई बन गया म्यू इंटू साइन R2। फिर से साइन ई की जगह क्या लिखोगे, ई इक्वल टू म्यू साइन R2 की जगह R2। यहां से आई और ई आ गए। अब जरा डेविएशन निकालना, डेविएशन डेल्टा। थिन प्रिज्म के लिए अगर डेविएशन डेल्टा निकालोगे ना, बेसिक फार्मूला याद है ना, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए हो गया। अब यहां से पुट करना आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चे म्यू इंटू R1 प्लस ई कितना हो गया यार, म्यू इंटू R2, तो प्लस हो गया म्यू इंटू R2 माइनस ए। म्यू को जरा कॉमन लेना, म्यू को कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 क्या बन गया, ए, ये होता है, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू ए माइनस क्या हो गया, ए। जरा ए को कॉमन लेना, यहां से जो डेल्टा है किसके बराबर आ गया यार, म्यू माइनस 1 इंटू ए। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला याद है, म्यू माइनस 1 इंटू 2i माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। नोट करो इसको पहले। अब जरा वापस जो म्यू का इक्वेशन लिखा था ना, म्यू, ये था फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। अब हमको पता है कि थिन प्रिज्म के लिए सभी स्मॉल हैं, तो साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देना, थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा। तो अगर थिन प्रिज्म की बात करोगे ना, फॉर थिन प्रिज्म, तो जो म्यू है ना, देखना यार, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, सभी स्मॉल ही स्मॉल है। तो यहाँ से साइन को हटा देना, तो साइन हट जाएगा, सिर्फ एंगल बचेगा। तो ऊपर बचेगा बच्चे ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। नीचे क्या बचेगा यार, ए बाई 2, तो नीचे आ जाएगा ए बाई 2। अब यहां से देखो तो 2 से 2 गया, तो यहाँ पे बचेगा म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई ए। ए को जरा लेफ्ट में ले जाना, ए को जरा लेफ्ट में ले जाना, तो म्यू इंटू ए होगा, यहां से हो जाएगा म्यू इंटू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। ए प्लस डेल्टा मिनिमम आ गया। यहां जरा डेल्टा मिनिमम फाइंड आउट करना, तो जो डेल्टा मिनिमम है इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर ध्यान से देखो तो थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन कितना हो गया यार, म्यू माइनस 1 इंटू ए, और जनरल डेविएशन कितना निकाला था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। दोनों सेम या डिफरेंट? यानी ये कोई भी जनरल डेविएशन है थिन प्रिज्म का और ये मिनिमम डेविएशन है, इसका मतलब थिन प्रिज्म से होने वाले सारे डेविएशन सेम होंगे और किसके बराबर होंगे, मिनिमम के। थिन प्रिज्म से होने वाले सारे डेविएशन सेम होंगे और किसके बराबर होंगे, मिनिमम के। I इक्वल टू ई होगा तो स्मॉल ले, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा। तो नीचे लिख लेना, थिन प्रिज्म से होने वाले सारे डेविएशन मिनिमम डेविएशन के इक्वल होते हैं। थिन प्रिज्म से होने वाले सारे डेविएशन मिनिमम डेविएशन के इक्वल होते हैं। लिख लिया? इस पे भी सवाल मुश्किल ही आता है। एक मुश्किल सा सवाल लिखता हूँ, आंसर बता दो, फिर क्लास खत्म करते हैं। थिन प्रिज्म से होने वाले सारे डेविएशन मिनिमम डेविएशन के इक्वल होते हैं। यहीं पे आगे लिख लेना ना, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। अब पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, तुम देख के समझ लेना। ए दे रखा है 5 डिग्री, बोलना यार प्रिज्म थिक है या थिन है, ना भी लिखा हो तो समझ लेना थिन है क्योंकि एंगल स्मॉल है। और म्यू की जो वैल्यू है ना, ये दे रखा है 3/2 है, म्यू 3/2 है। फाइंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, फाइंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। आंसर बोलो यार, 5/2। सॉल्व कर लो, सवाल ऐसे ही आएंगे। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा बच्चे म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना 3/2 माइनस 1, ए कितना है यार 5 डिग्री, तो आंसर होगा 5/2। किसी का गलत तो नहीं था? इसमें गलत मत कर देना, होमवर्क दे दिया था। ठीक है, फिर बाकी अगली क्लास में, ठीक ना? इनकी भी क्लास खत्म कर दी जाए।